हेलो स्टूडेंट्स। वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। यहाँ से आपको मिलते हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस। इसके लिए डाउनलोड करना होता है आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, और इसके डाउनलोड करते ही आप जुड़ जाते हैं इंडिया के टॉप 100 एजुकेटर्स के साथ। ठीक है, मैं योगेश्वर मिश्रा। इस प्लेटफॉर्म से आपको जो है आज की क्लास जो मैं जनरल साइंस के अंतर्गत जो है बायोलॉजी क्लास के अंतर्गत जो है आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम इन मैन पढ़ रहे हैं। ह्यूमंस में जो है श्वसन तंत्र को हम पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा मैं इस प्लेटफॉर्म से मानव विज्ञान ऑप्शनल विषय में और इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी की क्लास ले रहा हूँ। मेरा कोड जो है वह UGM10 है। इसके साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। क्लियर चीज है स्टूडेंट्स। देखिए, गान एकेडमी के द्वारा जो है कोर्सेज चलाए जा रहे हैं फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आपके स्क्रीन पर ये सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। अपनी सुविधा अनुसार और जो आवश्यकता अनुसार जो है किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेकर क्या कर सकते हैं, अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर के साथ प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, अन अकेडमी में जो है जीएस के लिए दो प्रकार की सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। कंप्लीट कोर्स के लिए एक है प्लस सब्सक्रिप्शन है, दूसरा जो है आइकनिक सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। प्लस सब्सक्रिप्शन जो के फीचर्स हैं, देखिए उनके फी स्ट्रक्चर जो है आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। 6 मंथ के लिए, 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए अवेलेबल है। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप करते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। इसी प्रकार देखेंगे स्टूडेंट्स, जो आइकनिक सब्सक्रिप्शन है उसके फीचर जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। यह कोर्स जो है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए उपलब्ध है। मेरा कोड UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 10% का बेनिफिट्स मिलता है। ठीक है, देखिएगा, यूपीएससी सिविल सर्विस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो है 6 मंथ का कोर्स चलाया जा रहा है। यह जो है 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। इसी प्रकार जो है कंप्लीट जीएस कोर्सेज स्टार्ट किया गया है यूपीएससी अन अकेडमी के द्वारा जो है यूपीएससी 2022-2023 के लिए। और जैसे ही देखिएगा एनसीईआरटी बैचेस भी यूपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए जो है प्रारंभ किया गया है। तो जो बच्चे न्यू हैं, एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। और एक कंप्लीट कोर्स जो है आप अन अकेडमी के माध्यम से आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। इसलिए जो है आप अन अकेडमी को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को जो है टॉप एजुकेटर के साथ एक संपन्न कीजिए। ठीक है, ये देखिएगा अन अकेडमी के द्वारा जो है प्लस और ऑप्शनल विषय में और आइकनिक जो जीएस के संदर्भ में कॉम्बो ऑफर चलाया जा रहा है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए। ठीक है, और यह कोर्स को आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 है। इसके माध्यम से आपको 10% के बेनिफिट्स मिलता है स्टूडेंट। इसी प्रकार देखेंगे जो कॉम्बो ऑफर है जीएस और ऑप्शनल विषय के लिए, वह है 12 महीने, 24 महीने और 36 महीने के लिए। उसका फीस स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ठीक है, मेरा कोड जो है UGM10 के साथ आप एडमिशन लेते हैं तो आपको जो है 10% का स्टूडेंट फायदा मिलता है। क्लियर चीज है ये। तो जल्द से जल्द जो है कोर्स को क्या कीजिए, आप ज्वाइन कीजिए और टॉप एजुकेटर के साथ जो है अपनी तैयारी को कंप्लीट कीजिए। क्लियर चीज है ये। ठीक, अब देखिएगा, एक समिट का आयोजन किया जा रहा है अनअकैडमी के द्वारा जो है, वह सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे किया जाए। वह जो है डेट है फरवरी 20 और 21 को होने वाला है। तो इस समिट में भाग लेने के लिए जो है, इस समिट का नाम है अनअकैडमी समिट 20। और इस समिट में भाग लेने के लिए क्या कीजिए, आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवाएं। और आप अपनी तैयारी को एक मतलब इसके क्लास मतलब इस करने के बाद जो है आप तैयारी में कि आपका क्या कमियां हैं, क्या कैसा तैयारी करना चाहिए, वो संबंधित सारे डाउट्स आप इसको यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा अन अकेडमी के द्वारा जो है लगातार जो है कॉम्बेट का आयोजन किया जा रहा है यूपीएससी सीएससी स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर देखेंगे, इस कॉम्बेट में भाग लेते हैं तो आपको एक अमेजिंग प्राइजेस रखा गया है। ठीक है, यह कॉम्बेट जो है 28 फरवरी को है। ठीक है, इसमें आप भाग लीजिए। मेरा कोड जो है UGM10 के साथ इसमें आप एडमिशन रजिस्ट्रेशन करवाइएगा। ठीक है, क्लियर चीजें। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहाँ पर देखते हैं। आज की क्लास जो है हम यहाँ पे ले रहे हैं वो है, देखिएगा, वो है मनुष्य में श्वसन तंत्र की बात करते हैं। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत जो है श्वसन तंत्र को मैं आज आप लोगों के संदर्भ लाया हूँ। और इस क्लास को करने के बाद आप लोगों को कहीं भी विज्ञान के संदर्भ में जो है श्वसन तंत्र से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन जो है इस क्लास करने के बाद बन जाएंगे। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो आप इस क्लास को जरूर देखिएगा। ठीक है, और हम बात करते हैं, देखिए श्वसन तंत्र की बात करते हैं तो श्वसन तंत्र वास्तव में क्या है।
देखिएगा, जनरली स्टूडेंट्स यह सोचते हैं कि रेस्पिरेशन जो है वह सांस मतलब अंदर शरीर के अंदर जो है फेफड़ों के अंदर वायु का आना और वायु का वहां से भी निकलने का श्वसन होता है। नहीं स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो है वह टर्म्स जो है देखिए वो कैसे बना हुआ है। तो ये श्वसन क्या है, यह एक जैविक क्रिया है देखेंगे। तो श्वसन का मतलब केवल गैसों का मतलब आना और जाना नहीं होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं है, वो एक श्वसन का पार्ट होता है, ठीक है, पूरा श्वसन नहीं होता। श्वसन जो होता है वह हमारे सेल्स के अंदर होता है, कहाँ होता है, कोशिकाओं के अंदर होता है, ठीक है। तो श्वसन कहाँ होता है हमारा, कोशिकाओं के अंदर होता है। जैसे हम जो भी खाना खाते हैं ना, जैसे हमारे भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। वह जो है पाचन के द्वारा क्या होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। फिर यह जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में, एमिनो एसिड्स के फॉर्म में, ठीक है, और जो है फैटी एसिड के फॉर्म में क्या होते हैं, कोशिकाओं में जाते हैं, ठीक है। वहां से क्या होता है स्टूडेंट, जब ये कोशिकाओं में जाते हैं ना, ग्लूकोज जैसे कोशिकाओं में जा रहा है, तो ग्लूकोज का क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, मतलब वहां पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और जिसके फलस्वरूप जो है क्या निकलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। और यह प्रक्रिया जो है क्या कहलाती है, यह प्रक्रिया जो है रेस्पिरेशन कहलाती है। क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया जो है रेस्पिरेशन कहलाती है। मतलब कहने का मतलब है रेस्पिरेशन की क्रिया जो है वह कहाँ होती है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। देखिएगा, मान लीजिए भोजन में हमारे क्या होता है, मेनली जो है ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स का जो डाइजेशन होता है किसमें कन्वर्ट होता है, वह ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज जो है वो कोशिकाओं के अंदर गया, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीकरण होता है। और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, पानी निकलता है, और ऊर्जा निकलती है। भोजन हम क्यों करते हैं, ऊर्जा के कारण ही करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे शरीर को अन्य प्रणाली के कार्यों करने के लिए क्या करता है, एनर्जी मिलता है, ताकत मिलती है, ठीक है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है, ठीक है। और यह श्वसन जो है, ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, लंग्स के माध्यम से क्या करते हैं, यहाँ पर केवल गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी वातावरण का गैस जो हमारे बॉडी के अंदर आता है, और बॉडी के अंदर जैसे है, शरीर के अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना है, वह क्या होता है, वह श्वसन के द्वारा क्या होता है, वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। क्लियर चीज है ये, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ही श्वसन नहीं होता है। श्वसन जो वास्तव में कहाँ होता है, यह कोशिकाओं में संपन्न होता है। कहाँ होता है, कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, हमारे श्वसन के जो प्रमुख जो अंग हैं वो कौन कौन से देखेंगे, देखेंगे श्वसन जो हमारे शरीर के अंदर जो गैस जाता है ना, तो श्वसन देखिएगा इसमें नेजल कैविटी है, ठीक है। नेजल कैविटी के से ये देखिए यहाँ पर कहाँ है, यह ट्रेकिया होता है। क्या होता है, यह ट्रेकिया, जिसको स्वर यंत्र कहा जाता है, ठीक है। ये देखिएगा, ये फेरिंग्स होता है, और ये ट्रेकिया है, ठीक है। ये ट्रेकिया होता है, यहाँ फेरिंग्स होता है। ट्रेकिया के माध्यम से जो है यहाँ दो भागों में बढ़ जाती है अलग, और अपने अपने तरफ क्या हो जाती है, और लंग्स में चली जाती है, ठीक है। और लंग्स में चली जाती है, देखिए ट्रेकिया जो है अन्य ब्रांच की जैसे संरचना बनाती है। और ट्रेकिया का जो एंड होता है ना, वो वायु कुपिकाओं के रूप में होता है। ये यहाँ पे लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसको इस मैच में देखिएगा, ऐसे जो है यहाँ वायु लोब्यूल्स में कुछ, जिसको एल्वुलर कहा जाता है, या श्वसनिकाएं या श्वसन कुपिकाएं कहा जाता है इसको, ठीक है। इसमें ब्रेक होता है, और ये पूरा जो स्पंजी भाग बनाता है, क्या बनाता है, यह लंग्स बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे एक डायफ्राम होता है ये, ठीक है। और इसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है, जिससे शरीर में जैसे वायु शरीर के अंदर जाता है, फिर वायु शरीर के अंदर जाता है तो क्या करता है, यह थोड़ा सा सिकुड़ता है, जिससे क्या होता है कि हमारा जो थोरेसिक कैविटी है यह फैल जाता है। और यह थोरेसिक कैविटी फैलने के कारण क्या होता है कि लंग्स को जो है फैलने के लिए जगह मिल जाता है, ठीक है। तो आप सांस लेकर सांस छोड़कर आप देख सकते हैं उसे, ये डायफ्रेम के कारण ही होता है। हमारा थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी जो है सिकुड़ता है, तो हमारा वक्ष जो है स्थल जो है क्या होता है, चौड़ा होता है। एब्डोमिनल कैविटी रिलैक्स होता है तो वक्ष का हमारा वक्ष स्थल जो है क्या होता है, सकरा होता है, ठीक है। तो डायफ्रेगम के कारण ही, डायफ्राम के कारण ही ये होता है, ठीक है। ये जो है टिपिकल जो है लंग्स की संरचना है, ये ट्रेकिया होता है। और ट्रेकिया जो है दोनों तरफ अपने अपने लंग्स में चले जाता है, ट्रेक्यूल्स में ऐसे एक ब्रांच बनाते हैं। और यह जो ऐसे ऐसे वायु कुपिकाओं का पूरा एक लंग्स जो है, देखेंगे यहाँ दिख रहा है, एक स्पंजी जैसे भाग जैसी संरचना हमको दिखाई देता है, यही क्या कहलाता है, लंग्स कहलाता है, ठीक है। लंग्स क्या करता है, यह एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्लियर चीज है ये, ठीक। तो इसको हम देखते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के हेतु क्या होती है, देखिएगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या होता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके हम क्या करता है, ऊर्जा उत्पन्न करता है। ठीक है, श्वसन का क्या काम है, श्वसन क्या करता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या करता है, वह विघटन करता है, और उसके माध्यम से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया जो है श्वसन कहलाती है या रेस्पिरेशन कहलाती है। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि जीवों में संपन्न होने वाली वह ऑक्सीकरण क्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में जटिल भोज्य पदार्थों का शरीर के तापमान पर विभिन्न एंजाइमों के नियंत्रण से क्रमिक अपघटन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है सरल भोज्य पदार्थ CO2 अथवा जल अथवा CO2 का निर्माण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, और यही क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है, वह ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, और ये कुछ प्रोसेस कहाँ होता है, कोशिकाओं में होती है। ठीक है, और जिसके फलस्वरूप क्या निकलता है, पानी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और क्या होती है, ऊर्जा निकलती है। ठीक है, हम भोजन करने का मुख्य जो है कारण क्या है, हमको एनर्जी चाहिए तेरा, और एनर्जी जो है वह क्या होता है, वह जो है कोशिकाओं में भोजन के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप मिलता है, और कोशिकाओं में जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के इंजेक्शन करने का कार्य श्वसन तंत्र के द्वारा, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का अंतःग्रहण होता है, वह उसके लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे शरीर में पाया जाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र के शरीर के प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। ठीक है, साथ ही ऑक्सीकरण के फलस्वरूप जो भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, वह जो है वह जो है फेफड़ों तक ला दिए जाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ऑक्सीडेशन के बाद, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या फिर से पुनः लंग्स में लाया जाता है, और लंग्स जो है वह बाहर छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो श्वसन की जो पूरी प्रक्रिया जो पाई जाती है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, और सुन लेंगे तो आपका श्वसन से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके बन जाने हैं। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र में देखेंगे तो मुख्य तीन हम भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो है बाह्य श्वसन कहते हैं, क्या कहते हैं हम, इसको बाह्य श्वसन कह रहे हैं। दूसरा जो पार्ट होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, मतलब या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, मतलब ऑक्सीजन का शरीर के में कोशिकाओं तक जाना, और कोशिकाओं से बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड को जो है फेफड़ों तक आना, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बोलते हैं। ठीक है, फिर इंटरनल रेस्पिरेशन, मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कोशिकाओं में कैसे भोजन का ऑक्सीकरण होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं। तो हम श्वसन को जो है तीन भागों में क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं, पहले पढ़ रहे हैं बाह्य श्वसन क्या होता है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो प्राणी और वातावरण के बीच जो है श्वसन गैसों के आदान प्रदान, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान, अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर जाना जो है वह क्या कहला रहा है, वह बाह्य श्वसन कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार श्वसन की क्रिया जो है लंग्स में ही संपन्न होती है, इसलिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन हम क्या किसको कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन को हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना सम्मिलित होता है, इसे गैसियस एक्सचेंज भी कहते हैं। क्या कह रहे हैं इसको, गैसियस एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकलना और ऑक्सीजन का जो है शरीर के अंदर आना, वो क्या कहलाता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। इसमें दो प्रोसेस होती है, एक को बोलते हैं हम ब्रीदिंग, और दूसरा होता है एक्सचेंजेस ऑफ गैस। तो ब्रीदिंग आपको समझ रहे हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में अंतर होता है। ब्रीदिंग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर आना। फिर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, फिर गैसों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। इससे मिलकर क्या बनाते हैं, बाह्य श्वसन दो पदों से बना होता है। ठीक है, तो हम बोले बहिश्वसन में क्या होता है, देखिए बहिश्वसन में क्या हो रहा है, बहिश्वसन के दौरान जो है हमने बोला था ये डायफ्राम, देखिएगा ये डायफ्राम होता है, ये डायफ्राम है ये। ठीक है, जो डायफ्राम क्या करता है, यह उदर गुहा को
जो है वक्ष गुहा से क्या करता है, यह सेपरेट करने का काम करता है। याद रखेंगे ये। तो देखिएगा डायफ्राम जो है और इंटरकॉस्ट, यहाँ बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स के रिलैक्स हो जाते हैं जब हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन, मतलब बहिश्वसन के दौरान हम जो है जो क्या कर रहे हैं, हम बाहर जो हम वायु को छोड़ रहे हैं ना, उसको हम क्या करते हैं बहिश्वसन। यहाँ पे वायु बाहर जा रहा है, तो इसमें डायफ्राम क्या होता है देख रहे हैं, ये डायफ्राम है, स्टर्नम है, हमारे शरीर की जो रिब्स हैं वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं। क्या करें हम, ऐसा सांस को हम बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये जो डायफ्राम जो होती है वो क्या होती है, वो रिलैक्स हो जाता है। डायफ्राम जब रिलैक्स होगा तो क्या होगा, उदर गुहा का आयतन जो है यहाँ पर बढ़ता है, उदर गुहा का जो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वक्ष गुहा जो है वह सिकुड़ता है, जिससे वायु जो है वह बाहर की ओर चला जाता है। ठीक है। और वक्षीय गुहा का आयतन क्या होता है, यहाँ पर घटता है, उदर गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो फेफड़ों को वायु दाब दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में बढ़ जाता है, जिससे फेफड़ों में भरी वायु जो है वह श्वसन मार्ग से होते हुआ, अब क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, जो अंदर की ओर वायु है उसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर की ओर भेज रहा है। वायु जो है क्या हो रहा है, फेफड़ों से बाहर की ओर आ रहा है। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जबकि इंस्पिरेशन क्या है, अंतः श्वसन क्या है, वायु का जो है फेफड़ों में भरना क्या कहलाता है, वह इंस्पिरेशन या अंतः श्वसन कहलाता है। अब देखेंगे डायफ्राम है, डायफ्राम और उससे संबंधित जो मांसपेशियां हैं उसमें क्या होता है, संकुचन होता है, जिसे उदर गुहा जो है क्या होती है, उदर गुहा जो है उदर गुहा जो है कम होता है, और वक्ष स्थल जो है क्या होता है, वह चौड़ा होता है। वक्ष स्थल क्या होता है, चौड़ा होता है, जिसे जो है फेफड़ा भी क्या होता है, आकार में बढ़ते हैं, और वायु जो है वह बाहर से अंदर की ओर भर जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कर रहे हैं। यहाँ वायु का जो है बॉडी के अंदर या लंग्स के अंदर भरना आता है। ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी का क्या होता है, इसमें आयतन वक्ष गुहा का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, जबकि उदर गुहा का आयतन क्या होता है, घट जाता है। और वक्ष स्थल का आयतन बढ़ने से क्या होता है, फेफड़े फैल जाते हैं। फेफड़ों में वायु दाब और मंडलीय दाब की तुलना में जो है घट जाता है, और वायु बाहर की आयु जो है वह निम्न मार्ग से फेफड़े में आती है। तो बाहर के अंदर वायु कैसे जा रहा है, नासा छिद्र, मतलब नाक से अंदर से नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, ग्लॉटिस, ठीक है, ट्रैकिया, श्वास नली को हम क्या कहते हैं, ट्रैकिया, ठीक है, ट्रैक्यूल्स, सेकेंडरी ट्रैक्यूल्स, ठीक है। फिर हम क्या, ब्रोंकस और जो है श्वसन कुपिकाएं, जिसको हम श्वसन कुपिकाएं कहते हैं, इसके इस मार्ग से होकर यह क्या होता है, अंदर की ओर आ रहा है। ठीक है। ठीक है। अब बाहर कैसे जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, कुपिकाओं के माध्यम से क्या हो जाएगा, ब्रेंक्यूल्स, फिर सेकेंडरी ब्रेंक्यूल्स, फिर ट्रैकिया, ग्लॉटिस, ग्रसनी, नासा मार्ग और नासा छिद्र के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। जिस मार्ग से अंदर वायु आ रही है उसी अपोजिट क्या हो जाता है, वायु बाहर चली जाती है, जिसको हमने पहले पढ़ा है एक्सप्रेशन कहते हैं। तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, लंग्स से वायु का जो है नासा छिद्रों के द्वारा क्या होता है, बाहर निकलना। वायु क्या हो रहा है यहाँ पर, लंग्स से बाहर निकल रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। जबकि इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि बाहर की आयु का, एयर का जो है अंदर की ओर आना। एयर का किसकी ओर आना, नासा छिद्रों के माध्यम से क्या हो रहा है, फेफड़ों की ओर आना। फेफड़ों की तरफ आयु वायु जब आता है जिसको हम क्या कहते हैं, इंस्पिरेशन कहते हैं। तो यह मार्ग के ऊपर कभी क्वेश्चन आता है, इनमें सही सीक्वेंस क्या है, तो आप याद रखिएगा, नासा छिद्र, नासा मार्ग, ग्रसनी, ग्लॉटिस, ग्रास नली, प्राथमिक श्वसनी मतलब ट्रेकिया। फिर ट्रेकिया क्या होता है ना, कि अब जब लंग्स में घूमता है तो दो भागों में, तो उसको ट्रेक्यूल्स कहते हैं, फिर ट्रेक्यूलोलस कहते हैं। ठीक है। फिर वह जो है एल्वोलर सेक्स बना लेता है, या इसको वायु कुपिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं, वायु कुपिकाएं बना लेता है। और यही वायु कुपिकाओं में क्या होता है, के माध्यम से वायु जो है इसी से मिलकर क्या बना होता है, लंग्स बना होता है। ठीक है। तो ऐसे आप देखेंगे, एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन को आपने समझा। ठीक है। अब ब्रीदिंग देख रहे हैं, क्या होता है, स्तनधारियों में एक जोड़े लचीली स्पंजी फेफड़े होते हैं, जो हमारे कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, थोरेसिक कैविटी में स्थित होते हैं, और वह पल्मोनरी कैविटीज के भीतर सुरक्षित रहता है। फेफड़ों की निश्चित दर से वायु भरी जाती है और निकाली जाती है। वायु का बाहर आना और अंदर आना क्या कहलाता है, यह ब्रीदिंग कहलाता है।
श्वास लेने की प्रक्रिया दो भागों में होती है। एक होती है इंस्पिरेशन, हमने क्या देखा, इंस्पिरेशन को देखा। तो इस प्रक्रिया द्वारा जो है शरीर में क्या होता है, वायु आता है, बाहर की ओर आता है, अंदर की ओर आता है, इंस्पिरेशन कहला रहा है। इसी प्रकार जो है शरीर से मतलब फेफड़ों से जो है वायु का जो है कार्बन डाइऑक्साइड का जो है वह बाहर निकलना क्या कहलाता है, वह एक्सपिरेशन कहलाता है। इसको हमने देखा एक्सपिरेशन कहला रहा है। क्लियर चीज है ये। तो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन के माध्यम से जो है वह वायु अंदर और बाहर की ओर आती है। क्लियर चीजें, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। क्लियर चीजें, पहला हो गया क्या हो रहा है, ब्रीदिंग हो गया। दूसरा होता है जब ब्रीदिंग हो जाता है गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, गैसों का एक्सचेंज क्या होता है, तो गैसों का एक्सचेंज जो है फेफड़ों के अंदर होता है। ठीक है, जब ब्रीदिंग के द्वारा जो है वायु फेफड़ों के विभिन्न जो है एल्वुलाई या वायु कोष्ठकों में भर जाती है और वायु कोष्ठकों के चारों ओर जो है रक्त वाहिनियों का अत्यंत घना जाल बना होता है और वायु की ऑक्सीजन जो है वह विनस कैपिलरीज की दीवार से होकर रुधिर में पहुंच जाती है और उसके बदले में रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं की दीवार से बाहर निकालकर वायु जाने वाली वायु से मिल जाती है। यह गैसीय एक्सचेंज जो है खुली अवस्था में डिफ्यूज ग्रेडियंट के आधार पर साधारण विसरण के द्वारा होता है। इसको हम समझाता हूँ आपको कैसे हो रहा है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, मान लीजिए देखिए ये वायु कोशिका लंग्स की जो है ये वायु कोशिका है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है ना कि देखिएगा यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत सारे क्या होते हैं, मान लीजिए धमनी है, तो धमनी जो है महीन सिराओं में यहाँ क्या होती है, बटी रहती है। क्या होती है, धमनी जो है यह धमनी है मान के चलिए। ठीक है, और इधर क्या होती है, यह सिराएं होती है। क्या हो रही है, सिराएं हैं। ये क्या है, यह भी ऐसे ऐसे सिरिकाओं में बन, ये सीरा है। क्लियर चीज है ये। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, लंग्स में जो है बाहर से वायु यहाँ पर भरा हुआ है, तो क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में, क्या है, ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा है। और यहाँ की जो ये ब्लड सेल्स जो है ये क्या लेकर आई है यहाँ पर जो है, आपको याद होगा ना, आपने श्वसन हमने जब सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि पल्मोनरी आर्टरी होती है। क्या होती है, फुफ्फुसीय धमनी। इसको हम क्या बोलते हैं, फुफ्फुसीय जो धमनी होती है वो क्या करती है कि कोशिकाओं से जो है अशुद्ध रक्त को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को लेकर कहाँ आती है, लंग्स में आती है। और इसको हम बोलते हैं फुफ्फुसीय शिरा कहते हैं इसको। जो ऑक्सीजन युक्त जो है वह क्या लेके जाती है, वह ऑक्सीजन युक्त रक्त को लेकर वह हृदय की ओर लेकर जाती है। क्लियर चीज है। और ये हृदय से क्या लेकर आ रही है, ये अशुद्ध रक्त को लेकर, अशुद्ध रक्त को लेकर आ रही है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, यहाँ पर ड्रॉप कर देती है। क्लियर चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया यहाँ पे, इसने ड्रॉप किया। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ ड्रॉप कर लेती है और जो है यह क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो ये ऑक्सीजन को क्या करता है, यहाँ पर कैरी कर लेता है। ठीक है, ऑक्सीजन को। और यह कैसे होता है, यह साधारण जो है विसरण की प्रोसेस होता है। मतलब यह दाब ग्रेडियंट के कारण होता है, विसरण के कारण होता है। तो मतलब ब्लड कैपिलरीज के द्वारा जो है क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वायु जो है लंग का जो वायु सेक्स होता है या लंग्स की जो कुपिकाएं हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को दे देना और वहां से ऑक्सीजन को ले लेना, इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहते हैं। क्लियर चीज है ये। और इसके माध्यम से जो है क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, यहाँ पर आदान प्रदान हो जाता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है, यह साधारण जो है विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होती है। जब हम श्वसन में हम वायु लेते हैं तो लगभग 78% भाग क्या होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन होता है, 21% भाग जो है ऑक्सीजन होता है और उसमें 0.03% क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। जब हम यह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाया जा रहा है, यह वायु कुपिकाओं में पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है, लंग्स की वायु कुपिकाओं में पाया जा रहा है। जब हमने क्या किया, हम श्वसन लिया और हमारा जो है लंग्स में वायु भरा है। ठीक है, अब देख रहिएगा, हम सांस जब छोड़ते हैं तो सांस छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन जो है उतना ही प्रतिशत रहता है। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन का जो प्रतिशत क्या होता है, कम हो जाता है, वो 17% हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है छोड़ते समय। और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत जो है वह बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है, यह कोशिकाओं के द्वारा कोशिकाओं के माध्यम से जो कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है वह जो है ब्लड कैपिलरीज के द्वारा कहाँ, लंग्स में लाकर छोड़ दिया जाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर क्या हो गई है, बढ़ी हुई है। कैसे में बढ़ी हुई है,
वायु जो हम छोड़ते हैं, जबकि हमारा हम जो वातावरण से वायु लेते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? 0.03% होती है। यही जो दाब जो प्रवणता होती है, उसके कारण ही क्या होता है कि यहाँ पर विसरण का प्रोसेस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का क्या होता है यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? इसको बोलते हैं गैसों का एक्सचेंज, ठीक है? तो इसको और डिफरेंट में पढ़ा तो फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है, ठीक है? ये जो एल्वुलर एयर में ऑक्सीजन का दाब जो है वो 100 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिकाओं में रुधिर में ऑक्सीजन का दाब जो है 37 mm/Hg होता है। इस दबाव के अंतर के कारण ऑक्सीजन सीरा केशिका या वीनस कैपिलरीज की ओर क्या हो रहती है? विस्तरित हो जाती है। इसी तरह CO2 का दाब कुपिका वायु में 40 mmHg होता है, जबकि सीरा कोशिका में यह 46 का होता है। फलतः CO2 सीरा कोशिका से कुपिका की ओर जो है विस्तारित होता है, जैसा आप लोग को समझाया। अतः ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण की दिशा में एक दूसरे के विपरीत होती है, और फेफड़ों के समान ही गैसीय विनिमय जो है ऊतकों में होता है, और ऊतकों में सक्रिय उपापचय के फलस्वरूप कोशिकाओं में CO2 की मात्रा अधिक और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसी कारण CO2 कोशिकाओं से रुधिर में विसरित हो जाती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा रुधिर में अधिक होने के फलस्वरूप यह रुधिर से ऊतक कोशिकाओं में क्या होती है? विसरित होती रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का विगमन का क्रम क्रमशः फुफ्फुस, रुधिर और ऊतक द्वारा होता है। इस प्रकार शरीर में गैसों का आदान प्रदान एक सरल भौतिकीय विसरण क्रिया के आधार पर होता है। इसको आप लोग समझिएगा, ठीक है? सिंपल तरीके से मैं अभी इसको समझा रहा हूँ। एक मिनट। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं कि गैसों का एक्सचेंज कैसे होते हैं। जैसे आप लोगों को मैं यहाँ पे बताया था कि क्या होता है, विसरण दाब के कारण होता है, ठीक है? तो मानव में गैसों का विनिमय जो है वो हम देख रहे हैं कैसे हो रहा है। यह एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन एनवेलरी हमने पढ़ा। यहाँ पर जो वातावरण का हमने लेते हैं वो क्या होता है? वो दाब प्रवणता के कारण होता है। क्या होता है यहाँ पर? दाब प्रवणता के कारण जो है वायु कुपिकाओं में भी क्या होता है? गैसों का एक्सचेंज होता है। दाब प्रवणता के कारण जो है एक्सचेंज जो है वह वायु का, देखिएगा ताप प्रवणता। अब देखिए यहाँ पर सेल की बात करिए, कोशिका हम बात कर लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन टिश्यू कोशिका में कैसे हो रहा है? तो कोशिका में अपने एक जो आपको पढ़ाया था वो चैप्टर क्या बोलते हैं, सर, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज को बताया था ना। तो यहाँ पे देखिएगा छोटे छोटे महीने क्या होती हैं, यह मान लीजिए धमनी है, ठीक है? और ये सीरा है। हम टिश्यू की बात कर रहे हैं, अभी हम एल्वेोलाई की बात, लंग्स की बात नहीं कर, टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये देखिएगा सीरा है ये, ठीक है? और सीरा किस में जो टूट जाता है? यह सिरिकाएं में टूट जाता है। और एक धमनी क्या और छोटी बांझ में धमनिकाएं बनाता है, ठीक है? और ये कोशिका के अंदर क्या हो रहा है? देखिएगा कोशिका के अंदर क्या होता है, यहाँ पर ग्लूकोज है C6H12O6 है, और इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है, जिसके फलस्वरूप क्या बनता है? CO2 बनता है, H2O बनता है और ऊर्जा बनती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है। यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर CO2 बन रहा है, ठीक है? धमनी के माध्यम से जो है शुद्ध रक्त जो है यहाँ पर लाया गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है? ऑक्सीजन यहाँ पर ज्यादा है, तो ऑक्सीजन जो है यह कोशिका में डाल दिया जाता है, और इस ऑक्सीजन का प्रयोग क्या करता है? यह ऑक्सीडेशन में करता है। क्या करता है? यह ऑक्सीकरण में इसका वह प्रयोग कर रहा है। क्लियर चीज है ये? ऑक्सीकरण में प्रयोग कर रहा है, और भोजन का जो है क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और इसके फलस्वरूप क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रहा है, ठीक है? और यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? अब यहाँ पे सिलिका मतलब यह सिलिकाओं में चला जाता है। दाब प्रवणता के विरुद्ध क्या होता है? यह सिलिकाओं में चला जाता है, और यहाँ से जो है कहाँ पहुंचा दिया जाता है? यह हृदय के थ्रू जो है
लंग्स में चला जाता है। क्लियर चीज है ये। तो इस प्रकार क्या हो रहा है, गैसों का एक्सचेंज जो है कोशिकाओं में भी होता है। गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, लंग्स की कोशि लंग्स में भी होता है, लंग्स के एल्वुलर सेक्स में भी हो रहा है। क्लियर चीजें। तो यह जो मुरली होता है, यह दाब प्रवणता, प्रासरण और विसरण की प्रक्रिया के माध्यम से क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते रहते हैं। क्लियर चीज है ये। तो अब गैसों का परिवहन कैसे होता है हम देख रहे हैं। अब तो एक्सचेंज हो रहा है गैसों का, तो गैसों का हम पढ़ते हैं परिवहन कैसे होता है। तो गैसों का परिवहन होता है किसके माध्यम से हो रहा है, ब्लड के माध्यम से हो रहा है। कैसे हो रहा है, यह ब्लड के माध्यम से होता है। ठीक है। तो गैसें अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों की शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया को गैसों का हम क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। ठीक है। श्वसन गैसों का परिवहन जो है वह ब्लड के द्वारा ही किया जाता है, ब्लड परिसंचरण तंत्र के द्वारा ही किया। इसलिए मैं पहले आपको ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कैसा होता है देखेंगे। ऑक्सीजन का प्रवाहन मुख्यतः जो है आरबीसी में पाए जाने वाला वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर जो है क्या बनाती है, एक अस्थायी यौगिक बनाती है जिसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। और यह देखिए हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। और कोशिकाओं में जब वह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे कोशिकाओं के पास पहुंचता है तो क्या करता है, यह ऑक्सीजन को उसको दे देता है। क्या करता है, वो ऑक्सीजन वह कोशिका में दे देता है। क्लियर चीज है ये। और आंशिक ऑक्सीजन का दाब कम रहता है जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है जैसे ही कोशिकाओं में पहुंचता है वह ऑक्सीजन का विखंडन कर देता है और ऑक्सीजन जो है मुक्त होकर जो है वह कोशिकाओं में या टिश्यू में चली जाती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है का रंग वायलेट रंग का होता है क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन चमत्कार लाल रंग का होता है। ठीक है। ऑक्सीजन कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब और रक्त के पीएच पर निर्भर करता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन का परिवहन मोस्टली कहाँ किसके माध्यम से होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। याद रखिएगा 100 ml ऑक्सीजन वाले ब्लड में 20 ml जो है ऑक्सीजन होता है। याद रखेंगे। ठीक है। ये प्रीलिम पॉइंट ऑफ से बता दे रहा हूँ, 100 ml ऑक्सीजन में जो है वह 20 ml या mg जो है वह क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। क्लियर चीज है ये। ठीक है। और यह क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इसी फॉर्म में जो है क्या कोशिकाओं तक जाता है और कोशिकाओं तक जैसे ही जाता है तो हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है, वो ऑक्सीजन को क्या करता है, मुक्त कर देता है और ऑक्सीजन जो है कोशिका में पहुंच जाती है और यहाँ क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है, CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। और ये ऊर्जा किस रूप में संचित होती है कोशिकाओं में, एटीपी के रूप में होती है। ठीक है। तो अगर एक मतलब ग्लूकोज का हम बात करते हैं, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो हमको 38 एटीपी जो है, तो 36 एटीपी जो है क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर चीज है ये। इसको देखते हैं। ठीक है। तो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर परिवहन में सहायता करता हीमोग्लोबिन जो है वह सांद्रता, हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता, O2 की सांद्रता के मध्य जो आरेखित एक कर्व दिखाया गया है जिसको सबसे पहले जो है बोहर नामक साइंटिस्ट ने दिखाया था कि ऑक्सीजन का बाइंडिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन के साथ किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है, उसको एक कर्व के रूप में दिखाया था जिसको हम क्या कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं, बोहर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, प्रीलिम पॉइंट ऑफ व्यू से बोहर इफेक्ट का संबंध क्या है, ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग कैपेसिटी और उसको कैरी करने की को लेकर एक ग्राफ के माध्यम से उन्होंने दिखाया था जिसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है। क्लियर है चीज है ये। तो ऑक्सीजन का मोस्टली परिवहन जो किसको होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है, हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कहा जाता है। क्लियर चीजें। अब हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन की बात करते हैं। तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन देखेंगे तो कोशिकाओं में कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कोशिकाओं से फेफड़ों तक हीमोग्लोबिन के द्वारा केवल 10 से 20% किया जाता है। अतः कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन
परिश्रम अन्य भी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो है हीमोग्लोबिन के रूप में केवल 10 से 20% होता है। उसके अलावा हम बात करते हैं, देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है कैसे किया जा रहा है। तो डिजोल्व इन प्लाज्मा में घुलकर कार्बन डाइऑक्साइड रुधिर प्लाज्मा में घुलकर जो है कार्बनिक एसिड बनाती है, और कार्बनिक अम्ल के रूप में CO2 का लगभग 7% परिवहन होता है। ठीक है, क्या करते हैं, जैसे ही यहाँ से जो है O2 चला जाता है और यहाँ कोशिका के अंदर जो है CO2 उपस्थित होता है, कोशिका के अंदर जो है हाइड्रोजन के साथ क्या बनाती है, कार्बनिक अम्ल बना लेती है, और कार्बनिक अम्ल के रूप में यह क्या होता है, यह जो है इसका परिवहन जो है ब्लड में वह 7% के रूप में होता है। ठीक है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है, मोस्टली जो परिवहन जो है ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का बाइकार्बोनेट्स के रूप में ही होता है, और यह रुधिर के पोटेशियम तथा प्लाज्मा के सोडियम से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट और या पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना लेती है। इस प्रकार जो है देखेंगे आरबीसी में, ब्लड में, विनस में आता है, मतलब यह सीरा का क्या होता है, सिराओं में जो ब्लड होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ टिश्यू से यहाँ पर आता है, और यहाँ पर क्या होता है, यह नाइट्रोजन और जो है पोटेशियम के साल्ट पाए जाते हैं, इसके साथ मिलकर पहले कार्बनिक अम्ल बनाता है, फिर कार्बनिक अम्ल का बाइकार्बोनेट्स के रूप में टूटता है, और यह बाइकार्बोनेट जो है क्या करता है, देखेंगे यह जो है यह रक्त में उपस्थित सोडियम और पोटेशियम आयन के साथ मिलकर क्या बना लेता है, NaCO3 बना लेता है। क्या बना लेता है, देखिएगा ये कोशिकाओं का से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या होता है, कार्बनिक एसिड बनाता है, और यही कार्बनिक एसिड सोडियम के साथ मिलकर क्या बनाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स बना NaCO3 बना लेता है। ठीक है, इसी प्रकार वह पोटेशियम बाइकार्बोनेट्स भी बना लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है रक्त में जो है बाइकार्बोनेट्स के रूप में क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, याद रखेंगे। तीसरा जो है कार्ब एमिनो यौगिक के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है कार्ब एमिनो के संयोग कर क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तथा प्लाज्मा प्रोटीन से संयोग कर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बनाता है, और इस प्रकार लगभग जो है 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन इसके माध्यम से हो रहा है। किसके 23% का सबसे ज्यादा देखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हम देखेंगे तो क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, बाइकार्बोनेट्स के रूप में हो रहा है। उसके बाद होता है कार्ब एमिनो के रूप में होता है, फिर जो है किसके रूप में हो रहा है, फिर जो होता है हम बात करते हैं प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक अम्ल के रूप में होता है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है 3 फॉर्म में हम देखना, सबसे ज्यादा बाइकार्बोनेट्स के रूप में, फिर कार्ब एमिनो के रूप में, और उसके बाद जो है प्लाज्मा में घुलकर होता है। क्लियर है चीजें, ये इन चीजों को आप देख लीजिएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन की हम बात करते हैं, प्लाज्मा में घुलित अवस्था में कितना हो रहा है, 7% हो रहा है। ठीक है, बाइकार्बोनेट के रूप में कितना हो रहा है, 70% हो रहा है। कार्बेमिनो के रूप में कितना हो रहा है, यह 23% जो है कार्बेमिनो के रूप में होता है। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप इसको जरूर देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन जो है वह ब्लड में सबसे ज्यादा जो है किसके रूप में होता है, बाइकार्बोनेट्स के रूप में, उसके बाद कार्बेमिनो के रूप में, और उसके बाद जो है क्या होता है, प्लाज्मा में कार्बनिक एसिड के रूप में, कार्बनिक अम्ल प्लाज्मा में घुलकर कार्बनिक एसिड के रूप में। क्लियर चीज है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं, देखेंगे स्टूडेंट, मनुष्य सांस लेने की दर जो है लगभग 15 से 12 बार प्रति मिनट होती है। ठीक है, सामान्य श्वसन के दौरान लगभग 1500 ml वायु जो है फेफड़े में हर समय भरी रहती है, जिसे जो है फंक्शनल रिसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल रिसिडुअल जो है कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, एक बार मतलब मनुष्य जो है प्रति मिनट जो है 12 से 15 बार जो है क्या लेता है, सांस लेता है, अपनी गैसों को क्या करता है, छोड़ता है। क्लियर चीज है, ये सांस लेता है। ठीक है, तो बात करते हैं, क्लियर चीज है, ये बात समझ लीजिएगा। और 1500 ml वायु जो है फेफड़ों में हर जो समय भरी रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कार्यात्मक या फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में ये यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने देखा, पहला हमने देखा ब्रीदिंग किसे कहते हैं, दूसरा देखा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के संदर्भ में आपने क्या देखा, वो कि लंग की लंग के जो वायु कोशिकाएं हैं उसमें कैसे गैसें का एक्सचेंज होता है, कोशिकाओं में कैसे जो है गैसों का एक्सचेंज होता है, कैसे गैसों का परिवहन होता है, उस संदर्भ में हमने देखा। अब तीसरा देखते हैं, वास्तव में इंटरनल रेस्पिरेशन हम बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं। तो शरीर के अंदर रुधिर और उत्तक द्रव्य के बीच होने वाले गैसीय विनिमय को हम आंतरिक श्वसन कहते हैं, और फेफड़ों में
होने वाले गैसीय विनिमय को हम क्या कहते हैं, बाह्य शोषण कहते हैं। क्योंकि आंतरिक श्वसन कोशिका के अंदर होता है, अतः इसे कोशिकीय रेस्पिरेशन भी कहते हैं। वास्तव में जो रेस्पिरेशन होता है कहाँ होता है, कोशिका के अंदर होता है, ठीक है। तो यह रेस्पिरेशन जो है वह रक्त परिसंचरण में उपस्थित ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचता है, और जहां पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के विघटन हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पहुंच जाता है, कोशिकाओं में पहुंच जाता है, और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, वायुवीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। जब जो है कोशिकाओं के अंदर जो है श्वसन जो है वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो उस प्रकार के श्वसन को हम क्या कहते हैं, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा निकलती है, और ठीक है। और वायुव्य श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से जो है वह 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, या 673 केसीएल कैलोरी हमको ऊर्जा मिलती है। ये चीजों को आप क्या की रखिएगा, याद रखिएगा। क्लियर है चीजें। और देखिएगा वायुव्य एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, इस प्रकार का रेस्पिरेशन जो है उसमें क्या होता है, जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, यहाँ पे अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। वायुव्य श्वसन जो है ग्लूकोज का यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जिसके बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड न बनकर क्या बनता है, एथिल अल्कोहल या लैक्टिक एसिड बनते हैं। इसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें केवल 2 एटीपी अणुओं का ही लाभ होता है। क्लियर चीज है ये। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की, हमने बात किया। अनाक्षी श्वसन में बात करते हैं, तो जिस रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, उसमें हम क्या कहते हैं, ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इसमें 2 एटीपी अणुओं का क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। इस प्रकार का श्वसन कहाँ होता है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। कहाँ होता है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, मांसपेशियों में होता है, ठीक है। क्लियर है। तो देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 का क्या होता है, यहाँ पर एंड क्या होता है ना, जो अगर मान लीजिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो क्या होगा, यहाँ पर यह क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, मिडिल इंटरमीडिएट जो सब्सटेंस क्या बनता है, एथिल अल्कोहल बन जाता है। और एथिल अल्कोहल बन जाता है, या मांसपेशियों में क्या होता है, लैक्टिक एसिड का जमा हो जाता है। और मांसपेशियों में जब हम क्या करते हैं ना, बहुत ज्यादा हम दौड़ते हैं, मान ली स्प्रिंट मार रहे हैं 100 मीटर का, 200 मीटर का, तो क्या होता है, मांसपेशियों को उतनी मात्रा में क्या होती है, जिस गति से उसको ऑक्सीजन मिलना चाहिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। उस स्तर में क्या हो जाता है, मांसपेशियों में जो है क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है। और हमारे मांसपेशियों में जो है क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड का जमा होने लग जाता है। और यह जब लैक्टिक एसिड का जमा होने लग जाता है तो मांसपेशियों में दर्द का अनुभव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, फटीग कहते हैं। क्या कहते हैं, फटीग या थकावट का अनुभव करने लग जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हम रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ देर के लिए विश्राम करते हैं, तो क्या होता है, यह इंटरमीडिएट जो लैक्टिक एसिड है ऑक्सीजन की उपस्थिति में फिर क्या बना लेता है, यह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बना लेता है, और ऊर्जा को मुक्त करता है, और हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है, फिर हम तरोताजा हो जाते हैं, ठीक है। तो मांसपेशियों में जो है अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप क्या होने लग जाता है, लैक्टिक एसिड का जमा होने लग जाता है, ठीक है। तो कार्बन, अगर मान लीजिए भोज्य पदार्थों का जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या होता है, वह कार्बन डाइऑक्साइड और नहीं बनाता है, उसका एक इंटरमीडिएट पदार्थ बना लेता है, जिससे हम क्या कहते हैं, अल्कोहल कहते हैं, या लैक्टिक एसिड बना लेता है। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं अनाक्षी श्वसन या एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। बेकरी इंडस्ट्रीज में जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन कराकर ही क्या किया जाता है, बेकरी इंडस्ट्री जो टिका हुआ है, या एल्कोहलिक इंडस्ट्री जो है, वो क्या करता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन करा के ही क्या करता है, जैसे शुगर का, चाहे महुए का, चाहे ग्लूकोज का, क्या करता है, एथिल अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। क्लियर चीज है ये। तो इसका कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उपयोग है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। ऑक्सीश्वसन क्या होता है, जब जब कोशिकीय श्वसन में जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और तो उसको हम क्या कहते हैं, यह सेल के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है, ये कोशिकाओं के जो है माइटोकॉन्ड्रिया में इस प्रकार का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी बनता है, और क्या होता है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्या होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। क्लियर चीजें। और यह ऊर्जा जो है
एटीपी के रूप में क्या होती है, हमारी कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, संचित होती है। क्लियर चीज है ये, क्लियर चीज है ये, तो आप समझ लीजिएगा। और ये ग्लूकोज के एक अणु के ऑक्सीडेशन से हमको 36 एटीपी ऊर्जा मुक्त होता है। कितना मिलता है, 36 एटीपी ऊर्जा हमको मुक्त होता है। या और 36 एटीपी ऊर्जा जो है किसके माध्यम से मिल रहा है हमको, वायुव्य श्वसन से मिल रहा है। और 2 एटीपी ऊर्जा जो है अवायुव्य श्वसन, अनाक्षिक श्वसन से मिलता है। तो टोटल जो लाभ होता है हमको 38 एटीपी ऊर्जा का प्राप्त होता है, जिसको हम बाद में बताऊंगा। क्लियर चीज है ये, ठीक है, तो इसको समझ लीजिएगा, ऑक्सी और अनाक्षी श्वसन को। ठीक है, अनाक्षी श्वसन के मध्यम क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पानी नहीं बनता, बल्कि एक मध्यवर्ती पदार्थ अल्कोहल या लैक्टिक एसिड का जमा होता है। ठीक है, अनाक्षी श्वसन हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है, जबकि ऑक्सी श्वसन जो है कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। क्लियर चीज है ये, ठीक है। अब बात करते हैं ग्लाइकोलिसिस क्या कहते हैं, तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। जब ग्लूकोज के एक अणु से पायरोबिक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, मतलब यह जो एनारोबिक जो रेस्पिरेशन होता है, नाक्षी श्वसन होता है, वो अगर हम उसको बात करें तो वह क्या है, एक प्रकार की ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया है। अतः इस प्रक्रिया को अनाक्षी श्वसन, और मतलब यह एक प्रक्रिया है, और यह अनाक्षी श्वसन और ऑक्सी श्वसन में एक जैसी ही होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया जो है कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म होती है। कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में होती है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस पूरे चरण में एटीपी के 4 अणु बनते हैं, लेकिन गेन जो होता है हमको केवल 2 अणु का होता है। अगर फाइनली बात करें तो केवल 2 अणु 4 अणु बनते हैं, जिनमें से एटीपी के 2 अणु खर्च हो जाते हैं। केवल फायदा जो है यहाँ पर केवल 2 एटीपी अणुओं का ही होता है। तो ग्लाइकोलिसिस के फलस्वरूप क्या होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है, जिसके फलस्वरूप जो है 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ठीक है, इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल का पता जो है 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर किया था, इसलिए इनके नाम पर जो है ईएमपी पैथवे भी कहा जाता है। इनका नाम है एम्बेडेन, मेयर, हॉफ और पार्सन, भी इनको नाम दिया गया। ठीक, इसको क्या कहा गया है, ईएमबी पाथवे भी कहा जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म में हो रही है, कोशिका द्रव्य में होती है, जहाँ 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। क्रेब्स चक्र देखिएगा, ये भोजन का पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, और यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ संपन्न होती है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और इसका पता जो है हैंस क्रैब ने पता लगाया था, इसलिए इसको क्रैब साइकिल कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है लगभग 36 एटीपी अणुओं का क्या होता है, फायदा होता है। ठीक है, तो टोटल जो हम बात करते हैं ग्लूकोज के, अगर ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन से, अगर ग्लाइकोलाइसिस से 2 एटीपी और क्रेब साइकिल से 36 एटीपी, टोटल जो है 38 एटीपी जो है वह अणुओं का हमको फायदा होता है। एक प्रकार की हम बात करते हैं कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीडेशन से हमको क्या होता है, 38 एटीपी का हमको फायदा होता है। क्लियर चीजें, तो हमने देखा एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा। एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, यह सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और इसमें पूर्ण ऑक्सीडेशन से जो है 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। जबकि अवायवीय अवायवीय श्वसन जो है वह कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में होता है, यहाँ ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। जीवाणु कवक अंकुरन करने वाले बीज आरबीसी में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल हमको 2 एटीपी अणुओं का फायदा होता है। क्लियर चीजें, तो इन चीजों का आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन को मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, सो क्लियर चीज है ये, ठीक है। और हमको कितने अणुओं का फायदा हो रहा है, यहाँ पर टोटल जो है 38 एटीपी अणुओं का फायदा हो रहा है। मतलब कहने का मतलब आप समझेंगे, मतलब ये C6H12O6 का अगर पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है तो 6CO2 प्लस 6O2 प्लस 38 एटीपी ऊर्जा का हमको क्या हो रहा है, फायदा होता है। ग्लाइसोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, जबकि क्रेब्स चक्र कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के में संपन्न होता है। और टोटल जो है ठीक है, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या हो रहा है, हमको 38 एटीपी अणुओं का लाभ हो रहा है। यह अणुओं का है, आपने देख लीजिएगा, शॉर्ट में आपको मैं पढ़ा दिया। ठीक है, अब हम श्वसन पाथ का करते हैं। हमने तो अभी श्वसन की प्रक्रिया देखा, श्वसन के जो अंग है मनुष्य के, तो मनुष्य में जो श्वसन अंग है देखिएगा, वह नासिका मुख द्वार के ठीक ऊपर क्या क्या होता है, नॉस्ट्रिल्स होता है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स होता है, श्वसन अंग में बात करते हैं। इसमें 2 लगभग गोलाकार जो है एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या छिद्र होते हैं, जिनको हम नेयर्स कहते हैं, जो अंदर की ओर 2 अलग अलग नासिका नेजल चेम्बर में खुलते हैं। जो नाक के जो छिद्र होते हैं 2 अलग अलग क्या होते हैं, यह नेजल चेम्बर में खुलते हैं।
और यह नेजल चेम्बर जो है एक ऊंची लंबवत जो है अस्थि के द्वारा नेजल सेप्टम के द्वारा एक दूसरे से क्या करती है, अलग होती है। ठीक है, क्लियर चीज है ये, क्लियर चीज है ये। ठीक, और यह बाह्य नासा छिद्र खुलता है, वह वेस्टिब्यूल कहलाता है, और इस भाग में जो है क्या होता है, हेयर्स पाए जाते हैं, और इसके पीछे का भाग जो है वह ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी रीजन कहलाता है। मनुष्य के घ्राण क्षेत्र अत्यंत छोटा होता है, क्योंकि इसमें सूंघने की क्षमता जो है मनुष्य में क्या होती है, अन्य जानवरों की तुलना में कम होती है। क्लियर चीज है ये। और देखेंगे कि जो नेजल वेस्टिब्यूल है, वो उसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, जो वो क्या करते हैं, उस पैसेज को जो है म्यूकस का सिक्रेशन करते हैं, और यह म्यूकस क्या करता है, श्वसन के द्वारा जो गैसों के माध्यम से जितने भी धूल कणाएं हैं उसमें वह चिपक जाता है। ठीक है, आगे की ओर जो है नासिका जो चेम्बर है वह फेरिंग में वह ग्लॉटिस के समीप खुलता है, और ग्लॉटिस से यह जो देखेंगे यहाँ पर यह ग्लॉटिस में खुलता है, और ग्लॉटिस जो है कहाँ खुलता है, वह ट्रेकिया में खुलता है। ठीक है, ट्रेकिया में यहाँ पर खुलता है। और श्वसन मार्ग का वह भाग जो फेरिंग्स को श्वास नली से जोड़ता है वह कंठ या स्वर यंत्र कहलाता है। इसका मुख्य कार्य जो है ध्वनि का उत्पादन करना, ये स्वर यंत्र है। यह क्या है, यह स्वर यंत्र है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य जो है क्या है, ध्वनि का उत्पादन करना है। ध्वनि उत्पादन के अतिरिक्त यह खांसने, निगलने और श्वासोश्वास और श्वसन मार्ग की सुरक्षा में भी सहायता होता है। स्वर यंत्र के प्रवेश द्वार पर एक पतला और पत्ती के समान वाल्व पाया जाता है, जिसे हम इपीग्लोटिस कहते हैं। इसको हम पाचन तंत्र में पढ़े थे। या कुछ अंदर निकलना होता है तो इपीग्लोटिस द्वारा जो है वह श्वसन मार्ग को बंद कर दिया, जिससे भोजन जो है श्वास नली में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, यह ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में यह स्वतः प्रक्रिया होती रहती है। ठीक है, अब ट्रेकिया जो है आगे की ओर क्या होता है, यह देखिए श्वास स्वर यंत्र जो है श्वास नली या ट्रेकिया से जुड़ा होता है। दूसरे शब्दों में लेरिंग्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। ठीक है, श्वास नली जो है लगभग 11 सेंटीमीटर लंबी नली होती है। ठीक है, और यह जो श्वास नली जो है पतली दीवारों की मजबूती प्रदान के लिए बहुत से यहाँ उपास्थि के छल्ले पर हाफ सर्कल पाए जाते हैं, यहाँ पर छूने से बाहर की ओर दिख जाता है। ठीक है, ट्रेकिया को सुरक्षित रखते हैं, जिसको पिचकने नहीं देते पूरा यह। और यह ट्रेकिया जो है थोरेसिक कैविटी में पहुंचती है और दो शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम ब्रोंकस कहते हैं, और अपने अपने लंग्स में यह चली जाती है। और यह ब्रोंकस जो है आगे की ओर ब्रोंक्यूल्स में बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यह ब्रोंक्यूल्स जो हैं वह एल्वुलर एल्वुलाई में बढ़ जाते हैं, और जहाँ पे क्या होती है, गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और यही एल्वुलाई जो आपस में मिलकर क्या बनते हैं, मनुष्य का फेफड़ा बनाती है। देखेंगे यह। ठीक है, अब देखेंगे यह नासा छिद्र है। ठीक है, यह नासा छिद्र है, यह कहाँ आया, यहाँ पे गलट होती है, यहाँ पर क्या होता है, गलिट होता है। ठीक है, ग्लॉटिस कहते हैं जिसको हम, यहाँ पर एक फ्लैप जैसी संरचना पाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इपीग्लॉटिस कहते हैं। ठीक है, जब हम सांस लेते हैं तो ये खुला रहता है, जब भोजन ग्रहण करते हैं तो इसको हम बंद कर देता है। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये फेरिंग्स है, और यहाँ पर देखिएगा ट्रेकिया चालू हो जा रहा है। यहाँ पर ट्रेकिया अपनी तरफ गया, लंग्स में बढ़ गया, ट्रेक्यूल्स कहलाया। और यह ट्रेक्यूल जो है लास्ट में जो है वायु कुपिकाओं में यह खुलती है। छोटे छोटे जो है यहाँ पे बहुत सारे वायु कुपिकाएं कहते हैं, जिसको एल्वुलर सेक्स कहते हैं। क्लियर चीजें, यह टिपिकल संरचना है सौर यंत्र का। क्लियर चीज है ये। इसके अलावा श्वसन में और कौन कौन सा अंग होता है, डायफ्रेगम होता है। ये वक्षीय गुहा को निचला फर्श है जो उदर गुहा से सेपरेट रखता है। ठीक है, इसके संकुचन और शीतलन से क्या होता है, उदर गुहा कम होता है तो थोरेसिक कैविटी बढ़ता है, थोरेसिक कैविटी कम होता है तो उदर गुहा बढ़ता है। ठीक है, डायफ्राम के संकुचन से क्या होता है कि फेफड़े को क्या होता है, सरफेस मिलता है, जिससे वायु अंदर बाहर की ओर होती है। इसके अलावा रिब्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिब्स जो है बहुत सारे मसल्स पाए जाते हैं, जिनको इंटरकॉस्टल्स मसल कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे ये बहुत सभी क्या करते हैं, यह श्वसन में एक सहायक अंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल श्वसन की हम बात करते हैं। जल में डूबने या बिजली करंट लगने पर जब किसी व्यक्ति की श्वसन की क्रिया रुक जाती है तो उसे जो है कृत्रिम श्वासोश्वास क्रिया का सहारा लेना पड़ता है, जिसके द्वारा फेफड़ों में पुनः संचालन हो जाता है। ठीक है, तो कृत्रिम श्वसन के निम्न चरण है, देखते हैं। क्योंकि अमुक व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसके ऊपर उठाना चाहिए, जिससे गर्दन खींच जाए और उसका वायु मार्ग खुल जाए। कृत्रिम श्वसन बनाने के तरीके बताया, ये कोई एक्सपर्ट में कोई अनजान व्यक्ति नहीं करेगा, नहीं तो शरीर के लिए क्या हो जाएगा, घातक हो जाएगा। जब वो व्यक्ति को पीठ के बल लिटाकर उसकी गर्दन के नीचे हाथ रखकर उसके ऊपर उठाना चाहिए, जिससे उसकी गर्दन खींच जाए और उसका वायु मार्ग खुल जाए। ठीक है, व्यक्ति की नाक को उंगलियों की सहायता से बंद करके अपने मुख द्वारा उस पर रखकर जोर से फूंक मारना, जिससे उसके फेफड़े खुल जाएं।
अपने मुख को सटा लेना चाहिए जिससे निश्वसन संभव हो सके। यह क्रिया 1 मिनट में 10-15 बार करना चाहिए। अब मुख को हटा लेना चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति की पुनः श्वसन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार की विधि के द्वारा प्रथम उपचारिक रूप में दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। क्लियर चीज है ये। तो व्यक्ति को नाक की उंगलियों की सहायता से बंद करके अपना मुख उस व्यक्ति पर रखकर जोर से फूंक मारना चाहिए, जिससे उसके फेफड़े फूल जाए। जब मुख को हटा लेना चाहिए, अब मुख को हटा जिससे निश्वसन संपन्न हो सके, ठीक है। इसके माध्यम से जो है क्या कर सकते हैं, व्यक्ति का जो है किसी कारण से श्वास न चल रहा हो तो सांस चला जाता है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन का मतलब होता है लंग्स में वायु का भरना, मतलब बाहरी जो वायु है उसका लंग्स में भरना जो है क्या कहलाता है, इंस्पिरेशन कहलाता है। और लंग्स के द्वारा वायु जो है बाहर वातावरण में छोड़ देना क्या कहलाता है, वह एक्सपिरेशन कहलाता है, ठीक है। इसको पहले भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं श्वसन भागफल। तो श्वसन क्रिया के दौरान लाई गई संपूर्ण ऑक्सीजन और इसके दौरान जो उत्पन्न संपूर्ण कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के विनिमय के अनुपात को हम रेस्पिरेटरी क्वोटेंट कहते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी क्वोटेंट का फॉर्मूला है सीओटी का कुल उत्पादन बटे ऑक्सीजन का कुल उपयोग। कितना ऑक्सीजन का उपयोग हुआ, कितना CO2 का उत्पादन हो गया, ठीक है। विभिन्न भोज्य पदार्थों के लिए श्वसन भागफल RQ का मान भिन्न भिन्न होता है। यह एक तरह का मापन है जिसके आधार पर प्रयुक्त होने वाले खाद्य पदार्थों की पहचान की जाती है। प्रत्येक खाद्य पदार्थ का श्वसन भागफल इस प्रकार है। कार्बोहाइड्रेट का श्वसन जो है वो गुणांक जो है 1 होता है। जितना ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन उतना ही ऑक्सीजन का उपयोग होता है। जबकि वसा का कम होता है। कार्बनिक अम्ल का जो है बहुत ज्यादा, 1 से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। प्रोटीन का जो है 1 से कम होता है, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो है कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, शोषण गुणांक होता है, उसके बाद प्रोटीन का होता है और सबसे कम जो है फैट्स का होता है। क्लियर चीज है ये शोषण गुणांक को आप समझिएगा, ठीक है। हमारे शरीर में श्वसन का जो रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग जो है एक ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल होता है। इसका जो कंट्रोल होता है वो मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा किया जाता है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है कहाँ होता है, हमारे शरीर के मस्तिष्क के जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा में होता है। सांस को जो है वह स्वतः चलने वाली प्रक्रिया है और इसका नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा होता है। क्लियर चीज है ये, क्लियर है। ठीक है, तो इससे कुछ रिलेटेड जो है MCQ है उसको बनाइएगा आप लोग, ठीक है। ये MCQ का आप खुद बनाइएगा। गैसों का एक्सचेंज स्थल कौन सा है आप सब बता पाएंगे। यहाँ पर A है, B है, C है, D है। जब भी आप मेरा वीडियो देखेंगे उसका आंसर जो है आप टेक्स्ट कीजिएगा, ठीक है। उस तो इसका गैसों का विनिमय स्थल क्या है, इसके संदर्भ में आप आंसर दीजिएगा। कोशिकाओं में कौन सी कोशिकाओं में जो बनी रहती है वो किस प्रकार की सेल होती है, पूरा आपने क्लास करेंगे अच्छे से तो ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मानव में श्वसन वर्णन क्या है, मतलब मानव का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स क्या है, A B C D क्या है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हो रहा है, B C D, ठीक है। बना लेंगे ना क्वेश्चन। जैसे ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, हमारे ब्लड में कौन करता है, ऑक्सीजन परिवहन जो है किसके द्वारा होता है, तो आरबीसी के द्वारा होता है। इसका आंसर आरबीसी हो जाएगा, ठीक है। मानव का श्वसन पिगमेंट क्या है आपको मालूम है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन दीजिएगा। और कोशिकाओं में क्या पाई जाती है, जो ये बी आंसर होगा, सरल सल की उपकला पाई जाती है, ठीक है। गैसों का विनिमय क्या होता है, गैसों का विनिमय कहाँ होता है, गैसों का विनिमय जो है कहाँ हो रहा है, कोशिकाओं में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, वायु। इसका आंसर क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार आप आंसर देकर क्या कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो को आप पूरा अच्छे से देखिएगा और जो भी डाउट्स हैं या होगा तो बिल्कुल आप जब भी प्रीमायर होगा मेरा वीडियो आप देखेंगे तो आप उसको टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसका समाधान आपको किया जाएगा, ठीक है। तो यह एक रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, इसको आप लोग पढ़िएगा, देखिएगा, ठीक है। और मेरा कोड जो है UGM10 है। और स्पेशल वीडियो देखने के लिए जो क्लास का कोर्स कोड है वो SPUGM10 है, ठीक है। तो आप मेरा वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।